नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली थी। स्पीड इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस विच इज डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है देखते हैं भाई जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स एट अ मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड सच इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स, काफ़ी तेज़ी से होने वाले इवेंट्स हैं। ठीक है, हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है काफ़ी तेज़ी से कुछ सेकंड्स के अंदर होने वाला जो इवेंट्स है ये। दिस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय रैपिड एक्साइटेशन एंड इनिबिशन ऑफ द कंसर्न्ड मोटर सेंटर। ठीक है, मतलब ये है कि हमारा मोटर सेंटर का मतलब हो गया कि हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो बोल सकते हैं CNS बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, जहाँ से हमारे मसल्स को एक सिग्नल मिलता है कि वह मसल्स जो हैं वो मूव करे, कॉन्ट्रैक्शन करे, रिलैक्सेशन करे। वो जो हैं वो किसकी वजह से होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें एक्साइटेशन हो रहा है या फिर इनिबिशन हो रहा है, मतलब वो सिग्नल दे रहा है या कुछ मैसेज दे रहा है या फिर कुछ इनिबिशन वाले मैसेज वो कन्वे कर रहा है। इसी पे डिपेंड होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या रिलैक्सेशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कैन मेंटेन the rapid excitation and inhibition only for a few seconds, after which excitation spread to the neighboring center cause tension in the entire body। जैसे एक्साइटेशन वाली कंडीशन आती है, नर्वस सिस्टम से एक्साइटेशन वाली कंडीशन स्टिमुलेशन मिलता है तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, उनमें टेंशन होता है, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द डिक्रीज इन द स्पीड। ठीक है, द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी ट्रेंड बट ओनली टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। In fact, speed is defined to the great extent by the genetic factor। ठीक है, हमारे बॉडी की जो स्पीड है या मूवमेंट ऑफ बॉडी है या जो हमारी बोल सकते हैं कि एक फुर्ती जो होती है बॉडी के अंदर वो जेनेटिक भी होती है कि कोई हमारा नर्वस सिस्टम कितनी तेज़ी से काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे मसल्स काम करेंगे। ठीक है, मसल कंपोजिशन, द मसल्स विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मोर स्पीड इन कंपैरिजन टू द मसल्स विच हैव लोअर परसेंटेज ऑफ फास्ट। इसके बारे में पहले भी बात कर ली है हमने कि मसल कंपोजिशन किस तरह के, अगर फास्ट ट्विस्ट फाइबर है मसल्स के ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, उनका परसेंटेज ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर एक्टिवनेस फुर्ती ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेरिजन टू द कि जो दूसरे वाले मसल्स हैं। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज indispensable। For example, a quick punch in boxing cannot be delivered if the boxer lacks explosive strength। Explosive strength further depends on the muscles composition, muscle size and muscles coordination। It also depends on the metabolic process, except muscles composition and remaining factors can be improved through the training which ultimately improve the speed up or limited extent। ठीक है भाई, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मसल्स का साइज, कंपोजिशन और मूवमेंट कितना तेज है इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है स्ट्रेंथ देखी जाती है। और इसके अलावा जो स्पीड है वो स्पीड इसी पे डिपेंड करती है। एक बॉक्सर जब पंच मारता है तो उस पंच के अंदर होना चाहिए स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलाकर उसका पंच कंप्लीट होता है। ठीक है, this relative proportion of fast twist fibers and slow twist fiber determine the large extent of maximum possible speed with muscles can contract। The proportion of fiber is genetically determined owing to the top sprinter have more percentage of fast twist fibers, whereas endurance athletes have more percentage of the slow twist fibers। ठीक है, रेड फाइबर्स। एंडोरेंस का मतलब क्या है, एंडोरेंस एथलीट्स का मतलब क्या होता है, एंडोरेंस एथलीट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे वेटलिफ्टर वगैरह है जिनके ऐसे गेम्स जिनके अंदर फुर्ती की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐसे गेम जिनके अंदर बॉडी काफ़ी स्पीड में काम करती है। ठीक है, वहाँ पर जो है फास्ट ट्विस्ट फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर जो है फास्ट ट्विस्ट फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी। जो जहाँ पर बॉडी इतना ज़्यादा स्पीड में काम नहीं कर रही है वहाँ स्लो की बात जो है मसल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम रेड मसल्स बोलते हैं। ठीक है,
स्प्रिंटर्स किसे बोलते हैं? जो दौड़ लगाते हैं, 100 मीटर के स्प्रिंटर होते हैं, 200 मीटर के, 400 मीटर के, जो तेज़ी से दौड़ने वाले होते हैं उनको स्प्रिंटर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनके अंदर जो मसल्स फाइबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी अप टू सम एक्सटेंड, flexibility also determines the speed. In fact, good flexibility allows maximum range of movement without such internal resistance. Flexibility also enable complete utilization of explosive strength. देखो सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर बॉडी के अंदर है तो स्पीड वहाँ पर तेज होगी। ठीक है, जिन लोगों की बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, वहाँ उनको बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स में क्या होगी? दिक्कत आती है। उनकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो उनकी बॉडी खुद क्या करती है? उनके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। ठीक है, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा जो है बॉडी की स्पीड या मूवमेंट ऑफ बॉडी जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। For maximum speed performance, the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumption. बॉडी जितना बॉडी को एनर्जी इनफ अमाउंट में मिलेगी या जितनी एनर्जी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी को एनर्जी मिलती है तो उतनी ही स्पीड पे हमारी बॉडी क्या करेगी? काम करेगी। सिंपल सी बात है। फॉर दिस पर्पज द फॉस्फोजन एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एंड क्रेटीन फॉस्फेट CP stored in the muscles should be enough. If ATP and CP क्रेटीन फॉस्फेट जो है वो अगर मसल्स के अंदर है, स्टोर इन लेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई बिकम स्लो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। अगर हमारे बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में ATP है और CP है, मतलब क्रेटिनिन है। देखो आपने सुना होगा कई बॉडी बिल्डर जो हैं या कई एथलीट जो हैं क्रेटिनिन लेते हैं, क्योंकि क्रेटिनिन जो है मसल्स के अंदर एनर्जी, मसल्स के अंदर स्टोर रहता है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। द एनर्जी सप्लाई आल्सो डिपेंड ऑन द सर्टन एंजाइम्स which increase the metabolic powers. The amount of ATP, CP and rate of energy supply can be enhanced by training. Therefore, it can be said that biochemical reserve and metabolic power determine the speed. ठीक है, देखो ये था किसके बारे में? स्पीड के बारे में हम बात करते हैं एंडोरेंस की। ठीक है, एंडोरेंस की अगर बात करें, एंडोरेंस इज द अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स: एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक, एनर्जी रिजर्व। ठीक है, तो ये तो है एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब होता है कि किसी भी गेम के अंदर स्पीड के साथ कैपेसिटी और बोल सकते हैं टॉलरेंट कितना है वो, या सहनशील कितना है। ठीक है, टॉलरेंट कितना है या सहनशील कितना है या धैर्य उसके अंदर कितना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंडोरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो एरोबिक कैपेसिटी का मतलब हो गया टू परफॉर्म द एक्टिविटी कंटिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स विच कैन बी सप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी अच्छी एनर्जी होगी, उतनी अच्छी क्या होगी? एक्सरसाइज होगी या कुछ भी जो भी आप गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कब ज़्यादा मिलेगा? जब हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमारी लंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमारे लंग्स मजबूत होंगे, लंग्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी हमारी। ठीक है, तो देयरफॉर द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंटेन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स फॉर एनर्जी लिबरेशन। It is important for endurance performance. The aerobic capacity depend on the following factors. First है oxygen intake. It is amount of oxygen which can be taken by lungs from atmosphere. If the amount is more, then it is better for achieving higher value of oxygen, volume of oxygen maximum. The oxygen intake depend on the vital capacity which further depend on the lung size.
नंबर ऑफ एक्टिव एल्वियोलिस, एल्वियोलिस क्या होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन आर लंग्स, जिनके अंदर जो है एयर आकर फिलअप होती है, फिर वहाँ से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे कितने मजबूत हैं। द साइज ऑफ चेस्ट केविटी, चेस्ट केविटी हमारी उसका साइज़ क्या है, जितनी बड़ी चेस्ट केविटी होगी वहाँ पर लंग्स को एक्सपेंड करने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, उनको लंग्स को एक्सपेंड करने का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा। ऑक्सीजन इंटेक इन इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंडोरेंस परफॉर्मेंस, इट इज़ हेल्दी स्पोर्ट पर्सन। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई जितना ज़्यादा चेस्ट कैविटी बड़ी होगी उतने लंग्स को स्प्रेड करने की जगह मिलेगी, लंग्स उतने ही बड़े होंगे, ऑक्सीजन उतना ही मिलेगा, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा बनेगी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेक इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू द वर्किंग मसल्स। भैया ऑक्सीजन तो ले लिया लंग्स के थ्रू, लेकिन उस ऑक्सीजन को बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो हमारे वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द ब्लड हैज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स, द एबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी दिस क्विकली टू वर्किंग मसल्स। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी क्या होना चाहिए, वेल वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड ऑन द ब्लड हीमोग्लोबिन। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बाइंड करेगा, वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स तक पहुँचेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन विच इज़ अबाउट 40 to 50% इन स्पोर्ट पर्सन कैन नॉट बी इनहेंस बाय ट्रेनिंग। The transportation of oxygenated blood depends on the capacity of the heart. This capacity can be improved through training. Consequently, there is an increase in the aerobic capacity. ठीक है, तो ऐसा है कि भाई कि अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन इनफ अमाउंट में है, जितना होना चाहिए 40 to 15% इतना हीमोग्लोबिन और ब्लड के अंदर होना चाहिए, तो उतना ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो सिंपल सी बात है कि हीमोग्लोबिन ही जो है वो ऑक्सीजन को जो है एक हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का ही है। तो जितना सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बढ़िया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम कर पाएंगे। भाई ऑक्सीजन तो खूब ले रहा है लंग्स, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सही नहीं है तो क्या फ़ायदा है फिर उसका। ऑक्सीजन अपटेक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच can be absorbed and consumed by working muscles from the blood is called oxygen uptake. ऑक्सीजन आ गया, ले लिया, ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड से फिर मसल्स तक चला गया, मसल्स उस ऑक्सीजन का कितना यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीजन अपटेक बोलेंगे। द ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ फर्दर डिपेंड द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में हमारे लंग्स, हमारे एयर जो है उसके अंदर कितने अमाउंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज है, वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो हमने एयर लिए सांस में, ठीक है, तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी ना है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी गैसेज हैं, वाटर वेपर भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं लंग्स के अंदर इनहेलेशन के अंदर। तो उसमें से ओनली ऑक्सीजन ही क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है उसको जो है उस पार्शियल प्रेशर की वजह से ही ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जा पाता है, बाकी गैसेज जो वापस से बाहर निकाल दी जाती है। तो पार्शियल प्रेशर है, टेम्परेचर है, ब्लड फ्लो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्सीजन अपटेक को अफेक्ट करती है। द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर, साइज एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सी बात है कि हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्किंग किसका होता है, मसल्स का होता है, तो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। ठीक है, या एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो सेल्स जो ज़्यादा वर्किंग करती है, जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है। ये चीज़ तो हमें याद रखनी है, क्योंकि वहाँ उन सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो जिन सेल के अंदर एनर्जी, जैसे मसल सेल है, जिनके अंदर ज़्यादा वर्किंग करनी होती है, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। ठीक है, एनर्जी रिजर्व, द एरोबिक कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू मसल्स फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर एक्टिविटी।
द एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द मसल्स ग्लाइकोजन एंड शुगर लेवल। मसल्स कितने अमाउंट में एनर्जी को स्टोर रख लें। ग्लाइकोजन जो है हमारे मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन एज अ फूड स्टोर रहता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फिर वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो है एनर्जी की फॉर्म में मसल्स जो है यूज़ करते रहते हैं। तो जितना अच्छा जो है रिजर्व कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी बॉडी जो है काम कर पाएगी। इफ़ द मसल्स ग्लाइकोजन लेवल फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल द फैटिक अकर्स, जहाँ हमें क्या होगा, थकान होगी। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी द मसल्स ग्लाइकोजन इज एंड लीवर ग्लाइकोजन रिजर्व आर इम्पोर्टेंट। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी फैट्स कैन आल्सो बी यूज टू एनर्जी फ्यूल। ठीक है, फैट भी कई जगह क्या होता है एज ए एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है या ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर होता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर वो ग्लाइकोजन जो है बॉडी उस ग्लाइकोजन का यूज़ एज अ एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट के रूप में करेगी और उससे फिर एनर्जी बनाएगी जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। इट एग्जिस्ट इन सच अमाउंट डेट इट कैन नॉट एग्जिस्ट ईजिली, हैंस इट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंडोरेंस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के फैक्टर्स जो है एंडोरेंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये तो था सब किसके अंदर, एरोबिक कैपेसिटी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका अंदर एंड्योरेंस के अंदर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। द एबिलिटी टॉलरेट द हायर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इज डिटरमाइन द एरोबिक कैपेसिटी। देखो ऐसा होता है कि पेन जब हम कोई एक्सेस अमाउंट में या इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। इसी एसिड की वजह से हमारे अंदर पेन होता है। ठीक है, तो अगर इस पेन को लैक्टिक एसिड पेन से होने वाला पेन को हम टॉलरेट कर जाएं तो हमारा एंडोरेंस क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब टॉलरेट करना है, एक तरह से क्या है हमारे एंडोरेंस को बढ़ाना है। द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट टू एक्टिविटी डेट लास्ट द अबाउट 40 सेकेंड और मोर। Lactic acid tolerance capacity can be improved through training, so it can be help to improve endurance performance। ठीक है, तो पेन सहने की जो शक्ति है, दर्द सहने की जो शक्ति है, वो दर्द किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड। तो दर्द सहने की शक्ति या लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की पावर जो है वो हमारी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस से बढ़ाई जा सकती है। मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी, the economical movement are significant for endurance performance. A runner who can run at a given pace and less energy expenditure can continue with the same speed for longer duration. The good technique is endurance sports can have energy. For example, a swimming 2 to 30% of energy can be saved if the movement are correct. बहुत रियल बात है ये, बहुत सही बात है। क्या बोला इसने कि कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर हम हमारी एनर्जी को रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अगर हम उस स्पोर्ट्स को करेक्ट तरीके से खेलते हैं। चाहे दौड़ने वाली बात हो, दौड़ने के अंदर भी तो स्टेमिना, दौड़ने के अंदर भी तो उसके अंदर टेक्निक होती है। जो तेज दौड़ने वाले रनर्स होते हैं उनकी स्टेप्स काफ़ी लंबी होती है, वो अलग ही तरीके से दौड़ते हैं। जो नॉर्मल पर्सन दौड़ता है उससे अलग। स्विमर जो है उनकी टेक्निक अगर सही है, बिल्कुल सही तरीके से वो टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। ठीक है, मसल्स कंपोजिशन। ठीक है, देर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ मसल्स, वही बात आ गई वहाँ पर। ठीक है, उसी की बात करेगा। फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर और स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर की बात करेगा। ठीक है, तो ये था एंड्योरेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, किस तरह से एंड्योरेंस को फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं उसकी बात यहाँ की है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथ जो है, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर और स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, इंटरनल इन्वायरमेंट और प्रीवियस इंजरी। देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर, मसल स्ट्रेंथ के अंदर क्या दे रखा है। भाई सिंपल सी बात है कि जिनकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। द मसल्स शुड हैव मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक अ मूवमेंट पॉसिबल स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी एंड एक्सटर्नल। हर मसल्स का क्या होता है, स्पेशल मूवमेंट होता है।
ठीक है। नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, जैसे नॉर्मल पर्सन जो है अपनी बॉडी को कितना बेंड कर सकता है, पीछे की तरफ कितना बेंड कर सकता है, साइड में कितना बेंड कर सकता है, नॉर्मल पर्सन की एक लिमिट है। लेकिन जिनके मसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिन जिम्नास्टर को हमने देखा है कि उनकी बॉडी जो है वो आगे और पीछे, वो पीछे भी पूरा अपनी बॉडी को बेंड कर जाते हैं, साइड में पूरी बॉडी को बेंड कर जाते हैं, अपनी लेग्स को पूरा स्प्रेड कर जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी मसल स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि जहाँ स्ट्रेच है वहाँ स्ट्रेंथ भी है, मसल्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। स्प्रिंटिंग रनिंग ऑफ लेग्स नीज कैन नॉट बी लिफ्टेड टू रिक्वायर्ड हाइट एंड एंगल इफ द रिलेटेड मसल्स आर वीक। ठीक है, अगर आपके मसल्स, जैसे मान लो आप रनिंग करने वाले हो, आपके मसल्स, आपके पैर के मसल्स, सिंपल सी बात है कि आप जब दौड़ते हो तो आपकी हर बॉडी का हर मसल्स काम करता है। रनिंग के अंदर बॉडी का हर मसल्स क्या करता है, काम करता है। आपके हाथों के मसल्स, क्योंकि दौड़ने में आपके हाथ भी मूव कर रहे हैं, आपके टांगें तो मूव करती हैं, उसके साथ आपके एब्डोमेन के मसल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मान लो आपकी टांगों के मसल तो बढ़िया है, लेकिन एब्डोमेन के मसल्स क्या है, वीक है। तो वहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन की वजह से, ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पर आपका मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। वीक मसल्स कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अचीविंग द हायर रेंज ऑफ मूवमेंट। तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि एक मसल्स तो आपका अच्छा है, लेकिन एक मसल्स आपका क्या है, वीक है। तो वहाँ पर वो जो वीक मसल है वो आपके अच्छे मसल्स के लिए लिमिट फैक्टर बन जाएगा, कि जहाँ पर आपका अच्छा मसल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था, वहाँ पर वो वीक मसल की वजह से परफॉर्मेंस उसका क्या हो गया, लिमिट में आ गया। लिमिट में मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया, स्लो हो गया। इसी वजह से क्या है कि वीक मसल्स जो हैं वो अच्छे मसल्स के लिए क्या होते हैं, एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं, होते हैं। Joint structure, there are several different type of joints in human body. Some of the joints intrinsically have a great range of motions than others. For example, the ball and socket joints, shoulder has the greatest range of motion of comparison with the knee joint. ठीक है, जॉइंट का क्या होता है, अलग अलग मोशन होता है। बॉल सॉकेट जॉइंट का मतलब शोल्डर जॉइंट, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे हाथ को पूरे 360 डिग्री पे मोड़ से घुमा सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथों को पूरे 360 डिग्री पे हमारे हाथों को घुमा सकते हैं। और अलग अलग तरह के क्या हैं, जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट है, जिसमें हम एक ही मूवमेंट, एक ही तरफ मूवमेंट करवा सकते हैं, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से। एज एंड जेंडर, इट इज़ वेल नोन फैक्ट डेट फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। जितने ज़्यादा हम एज बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम बचपन में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि एज के एक पर्टिकुलर एज के बाद हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए बॉडी की, तो वहाँ पर थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। हाउएवर इट इज़ ट्रेनेबल, इट कैन बी इन्हेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एज स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस आर इन्हेंस्ड। जेंडर आल्सो डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी, फीमेल्स टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल। सिंपल सी बात है, फीमेल की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है मेल के कंपेरिजन में। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मसल्स को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी पे। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एथलीट इन्फ्लुएंस द फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल 10 मिनट इन द वार्म बाथ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वेयरएज 10 मिनट स्टे आउटसाइड द 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर एज अ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा सर्दी में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में लगता है कि हमारा शरीर अकड़ गया है, और अगर हम बॉडी को क्या करते हैं, वार्म बाथ दें, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। प्रीवियस इंजरी, कोई अगर पुरानी चोट है बॉडी के अंदर, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जॉइंट्स अलग तरह से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये भी हम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह था यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।